So let us start costing. We are going to finish many more topics today. So costing का second lecture इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे लॉ का लेक्चर है, कॉर्पोरेट लॉ का, तो दो कंटिन्यूएशन में लॉ के लेक्चर ना हो जाए, इसलिए अभी कॉस्टिंग ले रहे हैं। चलो, कॉस्टिंग में लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। पहले तो ये कंसेप्ट का नाम लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर है, उसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाई द नेम ऑफ दिस कंसेप्ट इज लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। तो ये कंसेप्ट का नाम लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर इसलिए है कि ये फैक्टर हमारे प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है। लिमिट करना मीन्स क्या करना? रोकना, बांधना, रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये फैक्टर जो है वो ऐसा फैक्टर है जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। अब प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट कैसे होगा? मैं एक उदाहरण देता हूँ। प्रोडक्शन करने के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं, जिसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता, अगर उसमें से कोई चीज की कमी हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एक उदाहरण बताता हूँ। सपोज कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर के लिए चिप चाहिए, वो उसका जो सीपीयू बनाने के लिए उसका जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट जो बनाना है उसके लिए चिप। अब वो चिप सपोज ताइवान में बन रही है। वर्ल्ड की 65% चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने की चिप्स ताइवान में बन रही है। अभी ताइवान चाइना के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है। अब सोचो क्या हो सकता है? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? इसकी इम्पैक्ट ऐसी हो सकती है कि अब भविष्य में नेक्स्ट 1-1.5 साल में शायद सपोज कुछ वॉर जैसा हो गया, रशिया यूक्रेन जैसा, चाइना वर्सेस ताइवान हो गया, जो अभी चल रहा है, बहुत चांसेस है, तो ये चिप्स है ना महंगी हो जाए, क्योंकि मिलेगी नहीं। 65% प्रोडक्शन एक जगह। मैं तो बोलूं इंडिया इसी टाइम पे है ना अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकता है। इतने 140 करोड़ लोग हैं, उपयोग करो चिप बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी ले आओ, वो कंपनियों को बोलो इधर बनाओ, मेक इन इंडिया करो, तो क्या प्रोडक्शन नहीं रुकेगा? उनको झगड़ना हो तो झगड़ो, बट विश्व में जो इसका जो डिमांड है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, मीन्स उसके लिए जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। अगर हो गया रिस्ट्रिक्ट तो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर है ना डबल प्राइस में बिकेंगे, क्योंकि उसके बिना चलेगा ही नहीं। और वर्ल्ड का 65 प्रोडक्शन वहां होता है, 65% प्रोडक्शन। सो इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? लिमिटिंग फैक्टर। अब राइट नाउ दिस चिप मैन्युफैक्चरिंग इज अ लिमिटिंग फैक्टर। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में गेहूं का सप्लाई मैक्सिमम रशिया से हो रहा है, इंडिया भी हो रहा है, रशिया। अब क्या, रशिया को बहुत सारे प्रतिबंध है, तो बनी हुई चीजें वो नहीं बेच पा रहा है, बराबर। ये क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर। इसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए कि जो वो गेहूं के बेस पे जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री चला रहे, जैसे जो आइसक्रीम का, सॉरी, बिस्किट का इंडस्ट्री चला रहे, उसके लिए वो तो रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल का सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो गया तो वो अपना आउटपुट बना पाएगा, बराबर। तो भविष्य में कुछ चीजों की कीमतें बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी फैक्टर्स है उसमें कोई जगह पे कमी आ रही है, बराबर है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। सपोज प्रोडक्शन करने के लिए क्या बेसिक चीजें चाहिए? एक तो मटेरियल चाहिए, दूसरा लेबर चाहिए, तीसरा एक्सपेंसेस चाहिए। अब रॉ मटेरियल अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उसकी क्वांटिटी या फिर उसका अमाउंट रुपीज, तो भी वो लिमिटिंग फैक्टर है। नंबर 2, अगर सपोज लेबर अवर्स, बराबर, लेबर अवर्स कैसे डिसाइड होता है? सपोज मेरी कंपनी में 100 वर्कर और एक दिन में मेरी कंपनी एक शिफ्ट में 8 घंटे काम करा रही है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 मीन्स 800 लेबर अवर्स अ डे है, और ऐसे 25 दिन है महीने के, बराबर। तो 25 8 जा कितना होता है? 200। 200 मल्टीप्लाइड बाई डेली 200, तो मीन्स 2 जीरो और ऐड कर दो, तो 20,000 अवर्स है मंथली। 20,000 लेबर अवर्स है मंथली कंपनी के पास। अब सपोज एक जो लेबर अवर है उसमें 1 यूनिट बनता है, तो 20,000 अवर्स में कितने यूनिट बनेंगे? 20,000। अब सपोज मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ 18,000 या 19,000 यूनिट्स पे। अब एक बड़ा ऑर्डर आ रहा है मेरे लिए 5,000 यूनिट का, और मेरे पास यही ऑप्शन है कि या तो ये पूरा ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या फिर टोटली ना बोल दूं। अब पूरा ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे को 5,000 यूनिट बनाने के लिए 5,000 लेबर अवर्स चाहिए, बट जो मेरे पास अवेलेबल सिर्फ कितने हैं? 20,000। अब उसके लिए मेरे पास वैसे भी 19,000 तो बुक्ड अवर्स है बाकी के कमिटेड प्रोडक्शन के लिए, तो मेरे पास फ्री अवर्स तो 1,000 अवर्स ही है। अब 5,000 अवर्स का काम है, 1,000 अवर्स है, तो 4,000 कहां से लाने के? चलो ओवर टाइम कराते हैं, चलो ओवर टाइम से 1,000 अवर्स अरेंज हो सकते हैं, तो अभी 3,000 अवर। तो अब ये 3,000 अवर सच में मेरे लिए क्या हो जाएंगे? लिमिटिंग फैक्टर। अगर ये 3,000 अवर्स नहीं है तो प्रोडक्शन ऑर्डर होते हुए मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? ओके।
मटेरियल का उदाहरण लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे दिया, लेबर का उदाहरण लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे दिया। तीसरा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में मेनली मशीन रिलेटेड ओवरहेड्स होंगे, बराबर। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में मेनली रॉयल्टी वाला उदाहरण बनता है, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मशीन रिलेटेड सभी या फैक्ट्री रिलेटेड सभी खर्चे, प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के खर्चे। अब चलो मैं पहले प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। और प्रोडक्शन में मेन चाहिए मशीन आवर्स। जैसे लेबर आवर्स हमने कैलकुलेट किए, ऐसे सपोज मशीन आवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मेरी फैक्ट्री में सपोज 20 मशीनें हैं, बराबर। 20 मशीन, देयर आर 20 मशीन और 8 घंटा चलता है एक दिन। तो मेरे को बताओ 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, 160 हुए। 160 मशीन आवर्स अ डे। अब ऐसे 25 दिन है, बराबर। 160 मल्टीप्लाइड बाई 25 करोगे, 4000 मशीन आवर्स होंगे, 4000 मशीन आवर्स। अब सोचो मेरे को एक मशीन आवर में मैं 2 यूनिट बना सकता हूँ या फिर 3 यूनिट बना सकता हूँ। 20 मिनट में 1 मीन्स 1 आवर्स में 3। अब 4000 आवर में 12000 यूनिट बना सकता हूँ। 12000 यूनिट बन की मेरी मशीन आवर कैपेसिटी है। सपोज मेरे पास अभी इतने ऑर्डर है जिसमें से 10,000 यूनिट ही बनते हैं, तो मेरे पास 2000 सरप्लस आवर्स। अब सपोज मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आता है जिसमें मेरे को 6000 आवर्स चाहिए। अब ये 2000 यूज करूँ तो भी 4000 का तकलीफ है। चलो ओवर टाइम करा दूं, 1000 आवर्स और बढ़ जाएंगे तो भी 3000 आवर्स का तकलीफ है। अब ये 3000 मशीन आवर्स मेरे लिए क्या हो जाएंगे? लिमिटिंग फैक्टर। पहले के टाइम पे एक लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल में ऐसा हुआ करता था कि अगर आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है ना, तो वो लोग बोलते थे कि आप जितनी अमाउंट का एक्सपोर्ट करो ना, उसका 25% तक का ही रॉ मटेरियल आप बाय कर सकते हैं। मीन्स मैं लिख के दूंगा गवर्नमेंट को कि मैं सपोज 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करूंगा, तो गवर्नमेंट मेरे को लिख के देगी कि आपको 25 करोड़ का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का परमिशन मिलेगा। इसको क्या बोलते थे? इंपोर्ट लाइसेंस। क्या बोलते थे? इंपोर्ट लाइसेंस। अब मैं सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता हूं तो भी मेरा इंपोर्ट करने का राइट जनरेट होता है, क्योंकि सभी एक्सपोर्टरों के लिए सेम पॉलिसी। अब चलो मैं एक्सपोर्ट करता हूं, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरे को 0 इंपोर्ट की जरूरत है। 100% इंडिजिनस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है। बट सपोज सिद्धार्थ है, उसका भी फैक्ट्री है और उसको सपोज उसको 40% चाहिए मटेरियल। 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करना हो ना, तो 40 करोड़ का तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, वो भी विदेश से। फिर उसमें प्रोसेसिंग करके अपना प्रॉफिट जोड़ के कुछ 100 करोड़ में वो एक्सपोर्ट करेगा। अब उसको बाकायदा 25 करोड़ का ही रॉ मटेरियल मिल पाएगा। 100 करोड़ का लिख के देगा कि कमिटेड एक्सपोर्ट है, तो भी 25 करोड़ का मिल पाएगा। बट उसको तो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करने के लिए 40 करोड़ का रॉ मटेरियल चाहिए। उसमें से 25 करोड़ का लाइक बाय कर सकता है, तो बाकी का 15 करोड़ का क्या करेगा? तो वो मेरे पास से वो एक्सपोर्ट लाइसेंस में से जो राइट जनरेट हुआ है, इंपोर्ट का राइट, वो मेरे से बाय करेगा। उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट लाइसेंस एंटाइटलमेंट फीस। और वो मेरी कंपनी अर्न करेगी और उसको पे करना है। मीन्स ऐसा समझ लो, मेरे जो राइट्स है वो 25 करोड़ के इंपोर्ट करने के, वो मैं उसमें से 15 करोड़ के राइट सिद्धार्थ को देता हूँ। एट विच कॉस्ट? मेरे को सिद्धार्थ 1 करोड़ देगा। मेरे को सिर्फ राइट ट्रांसफर करना है, मेरे को इंपोर्ट तो करना नहीं। तो बैठे बैठे वो राइट ट्रांसफर करने के मेरे को 1 करोड़ मिलते हैं। अब ये क्या हो गया? ये मेरे लिए रेवेन्यू हो गई, बट सिद्धार्थ के एंगल से लिए वो खर्चा हो गया। और उसके लिए वो जो मटेरियल है ना, मटेरियल इंपोर्ट करने वाला, वो लिमिटिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंपोर्ट नहीं कर पाया तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। सो मटेरियल कैन बी ए लिमिटिंग फैक्टर इन दिस वे आल्सो। क्लियर है? तो लिमिटिंग फैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया। एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। मैंने मटेरियल की बात की, मैंने लेबर की बात की, मैंने मशीन आवर्स की बात की, बराबर है। ऐसा कुछ कंपनियों में बजट फिक्स होता है कि भाई इतना ही रुपया आपको अलॉट करेंगे मटेरियल बाय करने के लिए या लेबर करने के लिए या ओवरहेड करने के लिए। एक बजटेड अमाउंट है कि सपोज 20 करोड़ के खर्चे में हो जाना चाहिए, ये टाइप का खर्चा है। अब सपोज उससे ज्यादा हो तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया मालूम? दैट मॉनिटरी अमाउंट पर्टेनिंग टू सर्टेन कॉस्ट, बराबर है। तो वो मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर होगी, बराबर। तो लिमिटिंग फैक्टर कैन बी मशीन आवर्स, लिमिटिंग फैक्टर कैन बी लेबर आवर्स, लिमिटिंग फैक्टर कैन बी रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ केजीज, एंड लिमिटिंग फैक्टर कैन बी इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑफ दैट फैक्टर विच इज लिमिटेड। जैसे कि मैंने बताया कि एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरे को या सेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए सपोज मेरे को 1 करोड़ का ही बजट फिक्स हुआ है। रॉ मटेरियल बाय करने के लिए 20 करोड़ का ही बजट फिक्स हुआ है। लेबर को पे करने के लिए 25 करोड़ का ही बजट फिक्स हुआ है। अब उससे ज्यादा पे नहीं कर सकता हूँ, कंपनी का लिमिटेशन है, पैसे की कमी है। पैसे सपोज कोई जगह पे बंधे हुए तो कंपनी नहीं दे पाएगी। अब भले ऑर्डर मिले बट मेरे पास रॉ मटेरियल के लिए इतना ही बजट, ठीक है। तो ये
रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रुपीज ऑल्सो कैन बी ए लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? तो मैंने ये मुद्दे समझाए। अब जब लिमिटिंग फैक्टर हो हमारे सामने कुछ, तो मेरे को फिर निर्णय क्या लेना है? मीन्स अब आप समझो लिमिटिंग फैक्टर का मीनिंग कि ये फैक्टर की हाजिरी की वजह से जो भी मेरा डिजायर्ड प्रोडक्शन है या मैक्सिमम प्रोडक्शन है ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, डिमांडेड प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर। तो अब क्या करना पड़ेगा फिर मेरे को प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ है ना, जब एक से ज्यादा फिनिश गुड्स हो आपके और उसके लिए कंबाइंडली आपको ये मशीन अवर्स, लेबर अवर्स या फिर रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ केजीज वगैरह चाहिए, तो आप क्या करोगे मालूम? कि जो प्रोडक्ट आपको ज्यादा प्रॉफिट देती है ना, वो प्रोडक्ट के लिए वो जो लिमिटिंग फैक्टर के यूनिट्स है, या तो मशीन अवर्स या तो लेबर अवर्स या तो केजीज, उसका आप ज्यादा यूज करोगे। कहाँ? जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है उसमें। और जो प्रोडक्ट आपको कम प्रॉफिट दे रही है उसके लिए आपका क्या कम यूसेज होगा। तो ये बेसिक फंडा है। हाँ, ये नॉर्मली हमारे गुजराती फैमिलीज में कोई रिश्तेदार आते हैं ना, एकदम से कहे बिना, अतिथि है ना, जिसकी कोई तिथि नहीं है आने की, उसको अतिथि बोलते। अब अतिथि आ गया हमारे घर पे और बोल रहा है आज शाम को आपके वहां खाना है, या फिर बोल नहीं रहा है बट हम सामने से ऑफर करते हैं कि भाई आप आए हो, खाना खा के नहीं, हाँ तो इधर खा लेने का। तो नहीं 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 नहीं, फिर आपको तकलीफ होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। हमारी मम्मी से एक्सपर्ट होती है, वो बटा का साग बना देती है, पूरी बना देती है। वो हमारे वहाँ अथाने तो होते हैं 24 घंटे, है ना, 365 डेज अथाना चुंदा हो जाता है। और है ना, मम्मी लोग लास्ट में खाते। देखो अब ये क्या हुआ, सच में बताऊं, खाना इज द लिमिटिंग फैक्टर इन दैट केस। और उसमें हमें ना प्रायोरिटी किसको देंगे? हम नॉर्मली फैक्ट्रीज में प्रायोरिटी जो मेरी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रही है ना उसको। और हमारे कल्चर में ऐसा है, अतिथि देवो भव, अतिथि को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, गेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी, तो पहले उनको देंगे, फिर बचेगा तो हमारे घर के बड़ों को देंगे और बच्चों को देंगे, फिर बचेगा तो हमारे लेडीज डिपार्टमेंट का टर्न आएगा। और उसमें कुछ नहीं बचा खाना तो वो रोटली और अथाणु, है ना, या खींचू बना देंगे, पापड़ी का लोट बना देंगे, ऐसे में चल जाता है। होता है ऐसा। तो ये क्या है, लिमिटिंग फैक्टर उस टाइम खाना होता है। आर यू गेटिंग? हम लोग उसका यूज करते ही है, ये कंसेप्ट हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, बराबर। लिमिटिंग फैक्टर आपको ये एक प्रकार से मैं बोलूं तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट, कि आपका जो प्रोडक्शन करने से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको उसी में वो लिमिटिंग फैक्टर के यूनिट्स को अलॉट करना चाहिए, बराबर। अब जरा देखो इसके रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है। What is key factor? Key factor or limiting factor represent the resource whose availability is less than the requirement. सीधी सीधी डेफिनेशन। नंबर 2, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रिटिकल फैक्टर। याद रखना, ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए, मैच मेकिंग के लिए, एमसीक्यू के लिए। या फिर दूसरा नाम है उसका प्रिंसिपल बजट फैक्टर या बजट फैक्टर। एक और नाम भी लिख दो, की फैक्टर। क्या नाम लिख दो? की फैक्टर। और दो क्या नाम हो गए? क्रिटिकल फैक्टर एंड बजट फैक्टर। बट बजट के आगे एक शब्द लगा दो, प्रिंसिपल बजट फैक्टर। ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर है ना, ये कंसेप्ट एक्चुअली बजटरी कंट्रोल का है। और बजटरी कंट्रोल्स में भी मार्जिनल कॉस्टिंग इकट्ठा करके वहां आप ये लिमिटिंग फैक्टर के सम बना सकते हो। आप बजटेड आवर्स डिसाइड करोगे, बराबर, कुछ डेटा देंगे उसके बेस पे, और फिर वो आवर्स का यूज करके आप लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके मार्जिनल कॉस्टिंग का सम करके सम सॉल्व करोगे। तो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलो अब उदाहरण यहाँ लिखे है कि सम एग्जांपल्स, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ की फैक्टर और ए लिमिटिंग फैक्टर। तो कौन कौन से एग्जांपल है देखो, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ की फैक्टर। उसमें चलो एक उदाहरण क्या है, एक उदाहरण है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल की अवेलेबिलिटी। सेकेंड है लेबर शॉर्टेज, फिर है प्लांट कैपेसिटी शॉर्टेज, फिर सेल्स एक्सपेक्टेंसी शॉर्टेज, कैश अवेलेबिलिटी शॉर्टेज। ऐसे बहुत सारे शॉर्टेज हो सकते हैं। चलो इन केस ऑफ ए की फैक्टर सिचुएशन द प्रोसीजर फॉर डिसीजन मेकिंग इज एज अंडर। अब यहाँ मैंने है ना इसके कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो नॉर्मली मैं मेरे सॉल्यूशन में इसको फॉलो करवाता हूँ। आप जरा ये स्टेप्स को मेंटली रेडी रखिएगा, बराबर। उसमें पहला फैक्टर है कि सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपका की फैक्टर क्या है, बराबर। आइडेंटिफाई द की फैक्टर। जब एग्जाम्पल में आपको स्पेसिफिकली कह दिया गया हो कि इसके अवर्स या इसके यूनिट्स या इसके रुपीज मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, तो वो हमारा की फैक्टर होता है। सो दैट इज नंबर 1। तो आइडेंटिफाई द की फैक्टर। दूसरा क्या है
कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें ये टोटल कंट्रीब्यूशन से बेटर क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। पहले आप है ना हर एक प्रोडक्ट का सीपीयू बना दो, कैलकुलेट कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर क्या करो, कंप्यूट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मींस लिमिटिंग फैक्टर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढो, बराबर। दैट इज कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, या कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, या कंट्रीब्यूशन पर केजी, या कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा कुछ ढूंढो। फिर क्या करो, रैंक द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। आप अपनी प्रोडक्ट का रैंकिंग किस हिसाब से करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से। एंड लास्टली क्या करो, अलोकेट द की रिसोर्सेस बेस्ड ऑन द रैंक्स गिवन अबव। ये जो हमने रैंक्स ढूंढे उसके बेस पे आप क्या करो, आवर्स का या फिर ये जो भी आपके लिमिटिंग फैक्टर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, अलोकेशन करो, बराबर। ये एकदम से पक्के आइडियाज है, सीक्वेंस वाइज है, यही सीक्वेंस में जाना है। यू कैन नॉट डिस्टर्ब द सीक्वेंस ऑफ दिस कंसेप्ट, बराबर। अब एक सम मैं आपको इसका सॉल्व करके दिखाता हूँ, की फैक्टर का, लिमिटिंग फैक्टर का, एंड दैट इज योर लास्ट एग्जांपल। आप अपने पैम्पलेट के लास्ट एग्जांपल पे आ जाओ। जो एडिशनल एग्जांपल्स थे ना उसमें ये 24 नंबर का सम है, देखो आ गए सब लोग, ये 24 नंबर के सम पे। चलो आ जाओ, लास्ट पेज है ना आपका। चलो तो ये सम पे आ जाओ। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलो क्या लिखा है, कॉम्प्यूट द ऑप्टिमम प्रॉफिट। सवाल देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द ऑप्टिमम प्रॉफिट। ऑप्टिमम का मीनिंग क्या होता है, बेस्ट। जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है उसमें जो सबसे बेस्ट कर सकता हूँ उसको मैं ऑप्टिमम बोलता हूँ, बराबर। अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट है एबीसी और उसकी डिमांड दी है यूनिट्स में 500, 700 एंड 1000 यूनिट्स है। दैट डिमांड्स, देयर वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, सीपीयू दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज गिवन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के ये मिलेगा। फिर मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दिया है। एंड फिर आप देखो मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 50,000 और मशीन आवर्स की अवेलेबिलिटी है 5,000 आवर्स। अब ये सम के अंदर आप पहले तो ये देखो कि मेरे को सच में कितने मशीन आवर्स चाहिए। यहां मैं लिखता हूं रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन आवर्स। आपको पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर। तो उसके लिए जरा जस्ट चेक करो, हाँ ये इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि ए के 500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, बी के 700 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, सी के 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, और 500 मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स कितने हैं 1, ये रहे, बराबर। इधर 700 मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स कितने हैं 2, और इधर 1000 यूनिट के लिए पर यूनिट मशीन आवर्स कितने चाहिए 4। अब आप देखो जरा कितना चाहिए, यहाँ 500, ये 1400 और ये 4000, कितना हो रहा है टोटल 5900 आवर्स चाहिए, और आवर्स अवेलेबल कितने हैं 5000। तो उसका मीनिंग मेरे पास रिक्वायरमेंट के मुकाबले 9000 आवर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये जो डिजायर्ड मेरा डिमांड है ना, डिमांड 500, 700 एंड 1000 यूनिट, ये मैं पूरा नहीं बना पाऊंगा। अब मैं पूरा ना बना पाऊं क्यों, क्योंकि उसके लिए जो आवर्स चाहिए वो आवर्स है ही नहीं टेक्निकली मेरे पास। तो अब मेरे पास रास्ता क्या है, मेरे पास रास्ता ये है कि ये जितने भी आवर्स अवेलेबल है 5000, उसका मैं बेस्ट यूज कर लूं। इसका क्या करूं मैं, बेस्ट यूज कर लूं। अब बेस्ट यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये आवर्स का बेस्ट यूज करने के लिए व्हाट आई विल डू, तो मैं देखूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट ए बी सी में ऐसी है जो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, एंड फिर उसी प्रोडक्ट में मैं मेरे आवर्स को ज्यादा दूंगा, बराबर। तो जरा देखो इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मशीन आवर्स का मीन्स ये वाले कंसेप्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। चलो आप मेरे को कुछ चीजें लिखाना जो आपके पास अवेलेबल है। अ स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम प्रॉफिट, ऐसा मैं टाइटल लिखता हूं। अ स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम प्रॉफिट।
एंड एक एक्स्ट्रा चीज भी लिखता हूं, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। जो डिसीजन मेकिंग के कुछ सम्स है उसकी एक वैरायटी का नाम ये भी है, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एनालिसिस, जिसमें आपको क्या ढूंढना है कि आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स है उसमें से कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनाओगे जिससे आपका प्रॉफिट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। चलो अब उसके लिए सब लोग मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, बराबर मेरे को बताइएगा ए बी सी एंड टोटल, ऐसा मैं हमेशा टेबल बनाऊंगा। चलो लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा बाहर आ गई है, इधर नहीं आई क्योंकि वो पेज के अंदर लिख रहा हूँ इसलिए। चलो नो प्रॉब्लम। अब है ना आपके पास जो भी डेटा है उसके बेस पे मेरे को कुछ चीजें लिखा हो। चलो पहले तो मैक्सिमम डिमांड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितना है? चलो डिमांड कितनी है यूनिट्स में बताओ तो। 500 ए की, बी की, सी की, बराबर है। अब जो बोलूं उसी का जवाब देना है। मेरे को डायरेक्टली सीपीयू लिखाओ क्योंकि दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो नहीं लिखते, तो मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखता है, वेरिएबल कॉस्ट लिखता है, फिर सीपीयू ढूंढता, बट यहाँ तो सीपीयू दिया है तो चलो मेरे को सीपीयू दे दो। सीपीयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना है? 40, 100, बराबर है। अब मैं क्या लिखता हूं, मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आवर्स है ना, क्या लेबर आवर्स या आवर्स, क्या लिखा है शब्द? मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है? एक यूनिट के लिए ए में कितने मशीन आवर्स चाहिए? एक, इधर 2। ना आइडियली देखो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के बेस पे रैंकिंग डिसाइड करता तो सीपीयू हाईएस्ट किसका है? सी का, उसके बाद किसका है? बी का, और उसके बाद किसका है? ए का। अगर कोई आदमी को ये कंसेप्ट मालूम नहीं है लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, तो वो तो क्या करेगा? वो तो सीपीयू बेस जाएगा। सपोज कोई सिर्फ सीवीपी एनालिसिस सीख के बैठा है, वो क्या करेगा? वो तो सीपीयू जिसका हाईएस्ट होगा उसी के ज्यादा यूनिट बनाएगा ना, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट सी के ज्यादा यूनिट बनाने चाहिए। तो मेरे पास जो 5000 आवर्स है उसमें से 4000 आवर्स वो सी में दे देगा। क्यों? 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4000 आवर्स वो सी के लिए दे देगा, सी के पूरे 1000 यूनिट बनाएगा। फिर बी के कितने बना पाएगा? 700 इंटू 2 चाहिए, 1400 चाहिए, बट मेरे पास 1000 ही बचे, तो बाकी के 1000 वहां दे देगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 मींस बी के 500 यूनिट बना पाएगा वो 1000 आवर्स में, और ए का एक भी नहीं बनाएगा। ऐसा नॉर्मली जो आदमी ये कंसेप्ट नहीं सिखा है वो ऐसा करेगा, बराबर। उसके बेसिक लॉजिक पर भरोसा करूं तो वो ऐसा कर सकता है, बट ये गलत कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने रैंकिंग किसके बेस पे डिसाइड किया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेस पे, जो गलत है। जब कोई फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर हो तो आपको जो रैंकिंग डिसाइड करना है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट इट इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इतना चेंज करना है आपको। प्रायोरिटी किसको देनी है? जिसके यूनिट्स कम है, जिसकी अवेलेबिलिटी कम है। क्या कम है? आवर्स की अवेलेबिलिटी कम है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम क्या ढूंढ लेंगे? कंट्रीब्यूशन पर आवर। अब इसके लिए क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, डी नंबर का पॉइंट बड़े काम का है। यहां मैं लिखता हूं कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा क्या है, इट इज बी डिवाइडेड बाई सी, बट है क्या? देखो एक यूनिट में, एक यूनिट में से मैं 40 रुपया कमा सकता हूँ सीपीयू, और एक यूनिट के लिए मेरे को कितना है? 1 आवर चाहिए, तो 40 रुपया डिवाइडेड बाई 1 आवर। सो उसका मीनिंग पर आवर मेरे को कितना रुपया मिलेगा? इधर 40 मिलेगा, ठीक है। बट बी में देखो एक यूनिट में मिलता है 60 रुपया, बट एक यूनिट बनाने के लिए 2 मशीन आवर चाहिए, तो 60 रुपया तो कब मिलेगा? जब मैं 2 मशीन आवर स्पेंड करूंगा तब। अब 60 रुपया मिलता है, डिवाइडेड बाय 2 मशीन आवर करूं तो पर मशीन आवर तो कितना मिलता है? सिर्फ 30, ठीक है। और इधर देखो सी के अंदर 100 रुपया मिलता है एक यूनिट पे, बट मेरा एक यूनिट 4 आवर्स कंज्यूम कर लेगा, तो पर आवर कितना मिलेगा? 100 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आता है? तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कितना मिलेगा? 25। अब देखो पूरा रैंक चेंज हो गया, जिसको इधर हम फर्स्ट रैंक बोलते थे ना, वो लास्ट रैंक है। देखो
और जिसको इधर हम जो लास्ट रैंक बोलते थे ना, वो यहाँ फर्स्ट रैंक है। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट हमारा चेंज हो गया लिमिटिंग फैक्टर में। अब हमारा प्रायोरिटी क्या है, एक के ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इधर जितने आवर्स में अलोकेट करूंगा, हर एक आवर पे मेरे को कितना मिलेगा, 40। वहां सी के लिए एक आवर दिया तो मेरे को 25 रुपये मिलेगा, तो बेटर है ना, पर आवर 40 मिलता है, दैट इज बेटर देन पर आवर 25। बराबर। तो अब इसके हिसाब से अब मैं करता हूं, देखो मेरे स्टेप्स देखो लॉजिकली। पहला स्टेप क्या था, डिटरमाइन द लिमिटिंग फैक्टर, तो दैट इज मशीन आवर्स। नंबर 2, कैलकुलेट सीपीयू, तो दैट इज गिवन। ओके, अगर नहीं दिया होता तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया होता और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया होता, दोनों का डिफरेंस लेके मैं सीपीयू ढूंढ लेता। तो दैट इज माय स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे अब जा रहा हूं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ढूंढो। तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ढूंढ लिया, दैट इज स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, गिव द रैंक बेस्ड ऑन दिस, है ना। तो अब मैं रैंक दूंगा। रैंक किसका पहला आएगा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा। अब ये रैंक मेरे को क्यों लिखना पड़ेगा, जिससे आई कैन अलोकेट द लिमिटेड आवर्स। बराबर, ये रैंक के सीक्वेंस में मैं भेजूंगा। तो अब पांचवा स्टेप है अलोकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, अलोकेशन ऑफ मशीन आवर्स। कैसे आएगा, तो जो मेरी डिमांड है ए मल्टीप्लाइड बाय आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, दैट इज सी, एंड यहां मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन रैंक, बेस्ड ऑन रैंक। तो ऊपर जो हमने रैंक ढूंढा ना, उस सीक्वेंस में जाएंगे। अब उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि यहाँ देखो पहले ए का फर्स्ट रैंक है, तो पहले मैं 500 यूनिट ए के बनाऊंगा, जिसमें मेरे को 1 आवर चाहिए। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 500 आवर्स इधर देने हैं। मेरे पास है कितने भाई आवर्स, कितने हैं मेरे पास, आई हैव 5000 आवर्स। 5000 में मैं 500 तो इधर दे दूंगा। ठीक है, ए का कंप्लीट हो गया। मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, उसको उसके मैंने पूरे यूनिट सेटिस्फाई कर लिए। चलो अब मैं सेकंड रैंक पे जाता हूँ। सेकंड रैंक प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट बी के 700 यूनिट की डिमांड है और पर यूनिट 2 आवर्स चाहिए। तो 700 इंटू 2 कितना होता है, 1400। तो ये 1400 आवर्स का मैं अलोकेशन करूंगा। कैसे, 700 की रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ए इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 2, बराबर 1400 आवर्स आ गए। अब 5000 में से पहले 500 गए, तो अब बचे कितने, 5000 में से 500 जाते हैं तो बचते हैं 4500। ये 4500 में से वापस से 1400 गए, तो 3100 बचेंगे। जो जितना बचेगा ना इधर लगा दो। क्यों ऐसा सर, क्योंकि आप जरा चेक करो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4 आवर्स पर यूनिट के हिसाब से 4000 की। बट मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, 3100। इसको मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग आवर्स, ऐसा लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको अलोकेट किया, फिर मैंने इसको अलोकेट किया और इसका लास्ट नंबर रखा। अगर नहीं होते ना तो ये सी वाले को नहीं देता। अगर उससे भी कम होते तो मैं बी वालों को भी पूरे 700 यूनिट नहीं बनाता, उसमें से कम ही बनाता। बराबर, बट जितने पॉसिबल आवर्स थे मैं ज्यादा से ज्यादा ए पे देता। क्यों, क्योंकि उसका मेरा रैंक ज्यादा आता है। बराबर, तो अब ये हो गया हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अब एफ के बाद आएगा जी, अब है ना, ये है आपका जवाब, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। क्या जवाब है, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। अब ये कैसे बनता है बच्चों, दो तरीके हैं इसके। उसमें एक तरीका शायद ग्रुप 2 में आप सीखे होंगे, या फिर शायद आप उधर बीकॉम में सीखे होंगे। मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैंने जो आवर्स अलोकेट किए ना, ये एफ वाले, उसको मैं किससे डिवाइड करूं, ये जो एफ है उसको मैं किससे डिवाइड करूं, तो मैं मेरे आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट से डिवाइड करता हूं। तो देखो 500 डिवाइडेड बाय 1 मींस आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, दैट इज सी, एफ डिवाइडेड बाय सी। अब ये तरीके से करूं तो 500 डिवाइडेड बाय 1 मींस इधर 500 यूनिट बनेंगे, इधर 1400 डिवाइडेड बाय 2 मींस 700 यूनिट बनेंगे। देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, इट इज 500 डिवाइडेड बाय 1, इधर 1400 डिवाइडेड बाय 2, और इधर कितने अलोकेट किए, 3100 डिवाइडेड बाय 4, कितना आता है 7, सॉरी हाँ कितना आता है 775। अब रिक्वायरमेंट 1000 की है, बट मैं बना कितना पा रहा हूँ, 1000 की डिमांड है,
बट मैं बना कितना पा रहा हूँ 775। लिमिटिंग फैक्टर के यही एक आउटकम है कि आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है ना, दैट यू कैन नॉट अचीव. व्हाई? बिकॉज द फैक्टर्स through which you can produce that much demand is limited in quantity. So that is why you cannot produce full units. So that is why हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी मैनेज करेंगे. जो मेरे को पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसी को मैं पहली रैंक दूंगा और उसको ही सबसे पहले मैं अवर्स अलोकेट करूंगा, और वो अलोकेशन के बेस पे अब इतना यूनिट बन सकता है. अब है ना, जी के बाद आता है एच. एच को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन. ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हो गया. अब मैं बोलता हूं ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन, और ये ढूंढने के लिए दो मेथड है. मैंने अभी शायद पॉइंट जी के लिए बोला, बट जी के लिए नहीं, एच के लिए दो कैलकुलेशंस है कि अब आपको ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन ढूंढना है. तो कैसे ढूंढ पाओगे? तो देयर आर टू वेज. चलो पहला रास्ता बताता हूं आपको. पहला रास्ता देख लो. पहला रास्ता कुछ ऐसा है. कौन सा रास्ता है जरा ध्यान से देखो. फर्स्ट वे. तो जो आपका प्रोडक्ट मिक्स हुआ ना, जी, जी का मीनिंग क्या है? ये जो यूनिट्स हमने ढूंढे 500, 700 और 775, तो दैट इज जी मल्टीप्लाइड बाय. जी को किससे मल्टीप्लाइड करूंगा? तो ये कंट्रीब्यूशन मीन्स ये क्वांटिटी, प्रोडक्ट मिक्स है मीन्स क्वांटिटी है. 500, 700 एंड 775 ये क्वांटिटी है फिनिश गुड्स की. तो वो क्वांटिटी को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सीपीयू, ऐसा करके दैट इज बी. जी मल्टीप्लाइड बाय बी करके मैं ढूंढ सकता हूँ. दैट इज वन वे. चलो 500 इंटू 40 करो. 500 इंटू 40, 20,000 कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए में से मिलेगा. 700 इंटू 60 करो, 42,000 इधर से मिलेगा. एंड 775 इंटू 100 करो, 77,500 आएगा. और ये तीनों का टोटल करो, कितना आ रहा है? 1,39,500. दैट इज वन वे टू कैलकुलेट. बट ऑब्लिक करके एक दूसरा रास्ता अभी से बता देता हूं, जरा देखो ध्यान से. वो दूसरा रास्ता क्या है मालूम है? आपके पास ये एफ है. एफ का मीनिंग क्या होता है? आवर्स अलोकेटेड. और दूसरा मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर आवर है डी. तो मैं एफ मल्टीप्लाइड बाय डी करता हूं, सेम जवाब आएगा. चेक कर लो आप. अब आप क्या करो, ये आवर्स देखो, 500 आवर्स है एफ में प्रोडक्ट ए के लिए, मल्टीप्लाइड बाय पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना है 40. तो 500 इंटू 40 20,000 हो रहा है. चलो दूसरे का देखो. तो इधर कितने आवर्स है? 1400 आवर्स. प्रोडक्ट बी की बात कर रहा हूँ. 1400 आवर्स और पर आवर कितना कंट्रीब्यूशन है? 30 रुपीज. डी देखो, तो 1400 इंटू 30 करो तो 42,000 आ रहा है. सिमिलरली एफ में 3100 आवर्स है. देखो प्रोडक्ट सी के लिए 3100 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना है 25. तो 3100 इंटू 25 करो, 77,500 है. आर यू गेटिंग? तो ये दोनों रास्ते अवेलेबल है. एक क्या, आप क्वांटिटी को सीपीयू से मल्टीप्लाइड करें, दैट इज वन वे. एंड सेकंड, जो आपने ऑप्टिमम आवर्स एलोकेट किए थे उसको कंट्रीब्यूशन पर आवर से मल्टीप्लाइड करके ढूंढे, दैट इज द सेकंड वे. दोनों रास्ते अलाउड है. बराबर है. तो यहाँ आपको 139,500 वुड बी योर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पॉसिबल. तो इसको मैं ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन बोलता हूँ. और फिक्स कॉस्ट कितनी दी है क्वेश्चन में देखो तो 50,000 है. तो ये कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूँ तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाए. तो देखो एच के बाद आएगा आई, फिक्स कॉस्ट. चलो फिक्स कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है? 50,000 है. तो अब मैं आई के बाद आएगा जे ऑप्टिमम प्रॉफिट पे जाऊंगा. ऑप्टिमम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, दैट इज एच माइनस आई. 139,500 माइनस 50, 89,500. तो दैट इज माई आंसर. अब ये मेरा प्रेजेंटेशन स्टाइल है और अब से आप सभी को इसी को फॉलो करना है. आपने जो रास्ते फॉलो किए इंटर में, आई एम लीस्ट कंसर्न, सपोज ग्रुप 2 पढ़े हो, बराबर अलग रास्ते से शायद किया हो तो कोई बात नहीं है, बट अब आप ये फॉलो करेंगे. दो चीजों में मैं बता रहा हूं कि यू हैव टू फॉलो माई ट्रिक. एक ये लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, दैट इज नंबर 1, जिसमें ये ट्रिक का जितना पॉसिबल इंप्रूवमेंट है मैंने कर दिया. इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बराबर. एंड दूसरा जो है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने जो ट्रिक फॉलो की है, बराबर है, वो इंस्टीट्यूट का जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है
उसी स्टाइल से हमारा जवाब आएगा। बट मेरे उसके फॉर्मेट्स बनाने के तरीके और उसको उसके पीछे का लॉजिक वो बड़ा क्लियर है। आपने वो बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लिए मेरे साथ, फिर आपको कोई भी लेवल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम है, अगर मार्केट वो सम 1 घंटे में करता है तो आप वो सम 15 से 20 मिनट में कर पाओ, बराबर। तो वो फॉर्मेट्स को मेरे फॉलो करना। बट एक खास चीज याद करना, आप सब लोग बीकॉम में इसको फॉलो मत करना। इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मेट्स को, अगर मेरे फॉर्मेट्स अगर आपने बीकॉम में फॉलो किए ना, तो बीकॉम वालों को समझ में नहीं आएगा, मार्क्स नहीं देंगे। उधर फॉर्मूला अप्रोच से जाना है एस वाई बीकॉम में। जो फाउंडेशन के बच्चे उनको बात कर रहा हूँ, जो बीकॉम पढ़ गया है उनको टेंशन नहीं। बट वो अगर एमकॉम करते हैं और एमकॉम में कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है, तो वहां भी फॉर्मूला ही फॉलो करना है ना। बीकॉम एमकॉम वाले ट्रेडिशनल लोग हैं, वो फॉर्मूला से चलते हैं। इवन बहुत सारे हमारे सीए के मित्र लोग सीए के में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, अभी भी फॉर्मूला अप्रोच से जा रहे हैं। 45 मिनट से 1 घंटे का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम कर रहे हैं। और मेरे को याद है हमारे टाइम पे हम लोग जब पढ़ते थे, इवन इंक्लूडिंग मैं, अतुल, सिद्धार्थ, मितेश, चारों की बात कर रहा हूँ, इवन इंक्लूडिंग दक्षेश, सभी ने है ना अपने अपने टाइम में स्टूडेंट लाइफ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर को है ना माड़िए पे चढ़ा दिया था। नॉर्मली लोग इग्नोर करते थे, क्यों? अरे यार 40 फॉर्मूला याद रखने की, 1.5 घंटा लगेगा सम करने में, बराबर। इतना लंबा तो सम थोड़ा करा जाता है, नहीं करना है। बट जब मैं टीचिंग लाइफ में आया तो ये टॉपिक को मैंने इतना सिंपलर किया हुआ है कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, बराबर, वो सबसे सिंपल वर्जन है। इससे सिंपल भी पॉसिबल है, अलग डायरेक्शन से कोई पहले से करा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये रास्ता ऐसा है कि मैंने सीएमए का प्रेजेंटेशन स्टाइल फॉलो किया है, बराबर। सो आपको मार्क्स भी उस हिसाब से तुरंत मिल जाएंगे, बराबर। तो चलो, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब आपको एक मात्र सम मॉड्यूल का है, जरा देखो कौन सा नंबर है उसका। हाँ, इसका एक फोटो ले लो पहले तो आप। ये जो मैंने सॉल्व किया ना, उसका एक फोटो ले लो, मैं बोलूँ तब लेना। चलो मैं बोलूँ उसके बाद, हाँ अभी नहीं। ये कौन सा सम है? 24 नंबर का ना। चलो पहले इतना पोर्शन आप ले लो। ये वाला काम का नहीं है आपको। ए से एच तक का आपका आ गया होगा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो अब ये ले लो, एच के बाद आई और जे, दो ही चीज बाकी। डन है? ओके। अब मैं मॉड्यूल के एकमात्र सम पे जाता हूं। मॉड्यूल का कौन सा सम है, जरा देखो ध्यान से। मॉड्यूल का हमारे पैम्पलेट के अंदर लिमिटिंग फैक्टर का एकमात्र सम है, कौन सा है? 1 नंबर है, बट पेज नंबर बोलो तो उसका। यस, ये रहा, देखो फर्स्ट सम, बराबर। एग्जाम्पल नंबर 10, मॉड्यूल का ये 13 नंबर का सम है बच्चों। चलो अब ये सम को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये सम में है ना प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं ढूंढना है बच्चों। ये एकदम एलिमेंट्री लेवल का सम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रैंक लेवल तक का पूछा है कि भाई ये अगर लिमिटिंग फैक्टर हो तो आप कौन सी प्रोडक्ट को ज्यादा बनाओगे, मींस व्हाट इज द रैंकिंग, सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग। सिर्फ वो रैंकिंग के 3-4 जो हमको रास्ते बताए, उसमें एक रास्ते पे फिर टोटल प्रॉफिट ढूंढना है। बाकी तो सिर्फ और सिर्फ बाकी के 3 रास्ते से सिर्फ रैंकिंग ही ढूंढना है। तो देखिए ये सम क्या है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। सेल्स दिया है प्रोडक्ट ए और बी, और पर यूनिट डेटा दिया है। सेल्स में 100, 120, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जो है उसके अंदर 2 and 3 पर केजी। ये क्या है? सॉरी, 2 and 3 पर यूनिट है। मींस प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाना है तो 2 केजी रॉ मटेरियल चाहिए।
प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाना है तो 3 kg रॉ मटेरियल चाहिए, और ये रॉ मटेरियल कॉमन है दोनों में। ये रॉ मटेरियल कैसा है? कॉमन है दोनों में। चलो आगे, फिर मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये तीन का टोटल करे तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट 10, वेजेस 15 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5। फिर मशीन आवर्स यूज्ड है 3 आवर्स एंड 2 आवर्स। ओवरहेड भी दिया है आपको, फिक्स एंड वेरिएबल, और यहाँ आपको ज्यादा कंसर्न होना है किससे? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो सीपीयू आता है, और फिर वो सीपीयू को जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके यूनिट से डिवाइड करेंगे, बराबर। अब लिमिटिंग फैक्टर ये सब में देखो, सेकंड लाइन में कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ केजीज दिया है, दैट कैन बी लिमिटिंग फैक्टर। फिर नीचे मशीन आवर्स दिए तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स, दैट कैन आल्सो बी अ लिमिटिंग फैक्टर, बराबर। आगे देखो, डायरेक्ट वेजेस पर आवर दिए है, देखो लास्ट लाइन, बराबर, जो पर यूनिट डेटा दिया है उसकी लास्ट लाइन, डायरेक्ट वेजेस पर आवर 5 रुपया। उसका मीनिंग 1 आवर वर्कर काम करेगा तो उसको 5 रुपया डायरेक्ट वेजेस दिया जाएगा। अब डायरेक्ट वेजेस है कितने? देखो तो 15, यहाँ देखो तो 15 है। आप ये दो फिगर को कोरिलेट करें, कौन सी? एक डायरेक्ट वेजेस पर आवर को, और इधर ये जो 15 रुपया है और ये जो 10 रुपया है उसको कोरिलेट करें। ये भी क्या है? डायरेक्ट वेजेस। अब जरा ध्यान से देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, बराबर। देखो 15 रुपया वेजेस का होता है 1 यूनिट ए बनाने के लिए, और आपको 1 आवर का 5 रुपया वेजेस देना पड़ता है, तो उसका मीनिंग इधर 3 आवर्स यूज हुए होंगे, बट कौन से? लेबर आवर्स, बराबर है। देयर आर 3 लेबर आवर्स यूज्ड। कैसे सर? तो देखो 3 लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवरली 5 रुपया करो तो 15 होगा ना। सर आपने 3 कैसे लाए? 15 डिवाइडेड बाय 5 करके। सिमिलरली ये 10 डिवाइडेड बाय 5 करके कितना आएगा? ये 2 लेबर आवर्स। ठीक है, तो अगर मेरे को कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ढूंढना है तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर चाहिए वो चाहिए, और वो डायरेक्ट दिए नहीं थे तो ये हमने ढूंढ लिए। सर ये 3 आवर्स और 2 आवर्स तो दिया है, बट वो बाजू में देखो मशीन आवर्स। कंफ्यूज मत हो सर, मशीन आवर्स और लेबर आवर्स सेम ही होते ना, जरूरी नहीं है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी फैक्ट्री में एक मशीन है, बराबर, जो 8 घंटे चल पाएगा, बट मेरी फैक्ट्री में 3 वर्कर्स, तीनों वर्कर्स वो मशीन चला सकते हैं। अब बोलो मेरे पास लेबर आवर्स एक दिन में कितने हैं? तो 3 आवर्स है, और 8 घंटे हर एक बंदा काम करेगा तो 24 घंटे है लेबर आवर्स के, बट मशीन आवर्स कितने हैं? सिर्फ 8 आवर्स, क्योंकि ये मशीन पे 3 में से कोई भी वर्कर बैठे 1 घंटे में तो एक ही आदमी बैठ पाएगा वो मशीन पर काम करने के लिए, तो मेरे पास पूरे दिन में 8 घंटे में 8 मशीन आवर ही यूज होंगे, बराबर। अगर सेम शिफ्ट की मैं बात करूं तो 8 घंटे में 8 मशीन आवर्स यूज हो पाएंगे एक बैच में, एक शिफ्ट में। और उसी शिफ्ट में अगर मैं लेबर आवर्स की बात करूं तो देयर आर 3 वर्कर्स, 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 है। तो ऐसा पॉसिबल है कि पर आवर जो आपको मशीन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट पे मशीन इंटेंसिव काम भी हो और लेबर इंटेंसिव काम भी हो। मशीन इंटेंसिव काम मीन्स क्या? मैं एक उदाहरण देता हूँ। चलो आप कपड़े की सिलाई करते हो, रॉ कपड़ा लाते हो आप, उसको जो भी आपका कस्टमर है उसकी शरीर का नाप लेके आप उस हिसाब से कपड़े स्टिच करते हो, बराबर है। पहले तो आप क्या करोगे? कटिंग करोगे कपड़े का, पहले तो आप क्या उसका मेजरमेंट लोगे व्यक्ति का, फिर वो लिख के उस हिसाब से फिर कपड़ डिसाइड करोगे, फुल स्लीव चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए, उस हिसाब से छोटे बच्चे का अलग, बड़े लोगों का अलग। चलो अब उस हिसाब से आपने कपड़े का ताका वो कट किया, फिर उसको आप काटोगे, यू विल कट दैट, बराबर। काटने के बाद आप क्या करोगे? शर्ट का अलग, पैंट का अलग, ये चीज अलग करोगे, फिर आप स्टिचिंग चालू करोगे। अब जब स्टिचिंग चालू करते हो ना, तब सच में वो स्टिचिंग मशीन की जरूरत आती है। तब तक कैंची से काम चलेगा, तब तक वर्कर्स काम करेगा, वहां लेबर अवर चाहिए। बट जब मशीन चालू करते हो तब मशीन का भी अवर होगा, और वही अवर में आप मशीन का जो डेप्रिसिएशन या जो खर्चा लगाओगे पर अवर वो आएगा अलग, एंड साथ साथ में वही मशीन अवर पे एक लेबरर काम करेगा तो वो लेबर अवर भी गिना जाएगा। तो आप सोचो, देर आर चांसेस कि लेबर अवर ज्यादा और मशीन अवर कम इंडिया में। क्यों? क्योंकि मशीनें कम होती है और लेबरर ज्यादा होते हैं। हमारा लेबर इंटेंसिव वर्क है, जितना पॉसिबल है हम इधर क्या लेबर से काम करा लेते हैं।
बराबर, बट विदेशों में उल्टा है, वह नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं। हमारे गांव में जो गांव के लोग मजदूरी करते हैं ना, वो जब ऐसा बोलो कि जवाबदारी में से रिलीज हो जाते हैं ना, तब तो वो गोरा शादी करता है। हमारे खेत में एक मनहर भाई करके काम करता था, 18 साल में शादी हो गया उसका, 19 या 20 साल की एज में वो फादर बन गया, 24 साल तक तो उसके 3 लड़के हो गए, अभी 40 का हुआ वो, तब उसका पहला लड़का का भी शादी हो गया, और मीन्स 2-3 साल पहले, और अभी उसके दूसरे लड़के की भी शादी होगी। मीन्स एट द एज ऑफ 41 और 42 उसके 2 लड़के की शादी होगी। अब बोलो मेरे से 3 साल बड़ा है, मितेश की एज का होगा, 3 साल बड़ा है, और उसके 2 लड़कों की शादी होगी। अभी मेरा लड़का पढ़ रहा है 11 ईयर का है, वो अभी 6th स्टैंडर्ड में है। बोलो मैं उससे 3 साल छोटा हूं। और आप सोचो फॉरेन में 41 की एज में तो कोई बंदा, अभी हीरो हीरोइन की एज देखो, वो एज में तो शायद सोच रहे कि शादी करे ना करे। अब आप सोचो ये लोगों का कहाँ मेल होगा कोई कंपैरिजन है? ऐसा है। चलो ठीक है, अब ये सब हो गया। बहुत एडवाइजर है तेरे। चलो चलो आगे, नंबर ए देखो क्या पूछा है, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताओ, बोथ यूजिंग द सेम मटेरियल्स। अब दोनों प्रोडक्ट सेम टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, बराबर। आगे देखो उसके अंदर वैन, ये वैन लिखा है ना, यहां से आपका सम चेंज हो रहा है। अब ये 4 स्थिति है, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी, और लास्ट में 4th ये वाली। मीन्स 4 बार हमको रैंकिंग बनाने पड़ेंगे। पहले लिमिटिंग फैक्टर क्या है मालूम है आपका? टोटल सेल्स पोटेंशियल यूनिट्स इज लिमिटेड। मीन्स हमारे जो सेल्स यूनिट है ना वो लिमिटेड है, और यहाँ तो यूनिट दिए ही नहीं, तो अलोकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप क्या करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढो और उसके हिसाब से रैंक कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सेल दैट इज लिमिटिंग फैक्टर। आपके पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट्स, मीन सेल्स यूनिट्स आर लिमिटेड। तो आपको करना क्या है, इधर रैंकिंग किस बेस पे जाना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सेल दैट इज सीपीयू। तो यहाँ तो सीधा सीधा सीपीयू के बेस पे रैंकिंग होगा। अब नंबर 2 देखो, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड। यहाँ क्या था? यूनिट्स था, यहाँ क्या है? वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल करेंगे। कैसे आएगा? आपका जो भी कंट्रीब्यूशन आया होगा पर यूनिट डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेलिंग प्राइस करना। एक प्रकार से ये है ना पीवी रेशियो हो जाएगा, है ना। कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल दैट इज नथिंग बट पीवी रेशियो। न्यूमरेटर में आप लिखोगे कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे? सेल्स, बराबर। तो यहाँ क्या है? कंट्रीब्यूशन इन पर यूनिट ऑफ सेल्स, ये आपको ढूंढना है, विच इज नथिंग बट आपका क्या? पीवी रेशियो। तो यहाँ पीवी रेशियो के बेस पे रैंकिंग आएगा। तीसरा देखो, रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई। अब ये रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई मीन्स क्या? यहाँ उसके केजीज जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है। यहाँ 2 केजीज चाहिए, यहाँ 3 केजीज चाहिए पर यूनिट। तो मैं क्या करूंगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी ढूंढूंगा और उसके हिसाब से रैंकिंग दूंगा। एंड लास्ट क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स, इट इज लिमिटेड। अब मशीन आवर के बेस पे जाऊंगा तो मशीन आवर ये रहे 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, मशीन आवर ये है। तो मैं क्या करूंगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ढूंढूंगा, जैसे ये वाले सब में किया था अभी, बराबर। तो अभी जो हमने किया ना वो ये चौथे नंबर के ऑप्शन में आने वाला है। अब नंबर बी देख लो, एज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज अ की फैक्टर। मीन्स अब आपको अलग से नंबर बी में बोल दिया है कि रॉ मटेरियल की फैक्टर है। मीन्स यहाँ हमने ये जो नंबर 3 है, रॉ मटेरियल इन शॉर्ट सप्लाई, इसके रैंकिंग को हम फॉलो करेंगे। एंड फिर अवेलेबिलिटी कितनी है? 10,000 केजीज की रॉ मटेरियल की। एंड ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट्स। हर एक प्रोडक्ट के 3500 से ज्यादा नहीं बिक सकते। मींस 3500 यूनिट इज अ मैक्सिमम सेल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ए एज वेल एज बी। अब मेरे को बताओ कितने केजीज चाहिए? चलो ए बनाने के लिए 3500 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कितने चाहिए? 2 केजी चाहिए। देखो तो ये रहे 2 केजी, तो 3500 इंटू 2 7000 इधर चाहिए, और इधर 3500 इंटू 3 10,500 इधर चाहिए।
10,500 प्लस 7,000 17,500 चाहिए और है कितने मेरे पास 10,000 केजी। तो उसका मीनिंग मेरे पास यहाँ केजीज लिमिटेड है, तो मैं क्या करूंगा कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से रैंकिंग करूंगा और वो रैंकिंग के बेस पे ये 10,000 केजीज का अलोकेशन करूंगा। वो अलोकेशन के बेस पे मैं ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढूंगा एंड वो प्रोडक्ट मिक्स को सीपीयू से मल्टीप्लाइड करके मैं ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन ढूंढूंगा एंड फिर उसमें से अगर फिक्स कॉस्ट दी होगी तो माइनस करके हम जवाब ढूंढेंगे। बट ये सब में फिक्स कॉस्ट में एक चीज दिया है, ये रहा 5 रुपये और 10 रुपये। यहाँ आपको ढूंढना क्या है मालूम है, फाइंड द प्रोडक्ट मिक्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिक्स ढूंढना है। सर यहाँ लिखा है ना मैक्सिमम प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट नहीं ढूंढना है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स विच यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, मीन्स ऐसा प्रोडक्ट मिक्स ढूंढो जिससे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो जवाब कहां से स्टॉप कर देना है, प्रोडक्ट मिक्स ढूंढ के जवाब को स्टॉप कर देना। आपको ऐसा नहीं पूछा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको ऐसा प्रोडक्ट मिक्स पूछा है कि जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम, बराबर है? ओके, तो उसके बेस पे यहाँ हम कहां तक जाएंगे, तो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स तक ही जाएंगे। क्लियर है? चलो, तो ये सम हमारा मॉड्यूल का एकमात्र सम है जिसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर है। बाकी के मॉड्यूल के कोई सम में आपको लिमिटिंग फैक्टर के सम्स नहीं दिए, बराबर है? अगर किसी को इसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना हो तो एक वर्कबुक नाम का एक चीज है जो हमारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है। आपको वो कहाँ है, कैसे डाउनलोड करते हैं ना मालूम हो तो मेरे को बोलना, आई विल शेयर इन जनरल, सभी को मैं शेयर कर दूंगा, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तकरीबन 180 पेजेस का वर्कबुक है, उसमें चैप्टर वाइज उन्होंने एमसीक्यू भी दिए हैं, थ्योरी भी दी है और छोटे मोटे क्वेश्चंस भी दिए। ये है ना, ये हमको वर्कबुक प्रैक्टिस के लिए दिया है, ऐसा समझ लो। आप पहले स्कूल में पढ़ते थे तो नहीं, प्रैक्टिस बुक आती थी या स्वाध्याय पोथी आती थी, तो वैसा ही है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इंस्टीट्यूट ने ये दिया है, बराबर है? तो ये वर्कबुक आपको ट्राई करनी चाहिए। हम लोग टेस्ट वगैरह निकालते समय बहुत बार वर्कबुक को ध्यान में रखते हैं, ठीक है? उसको भी देखते हैं कि उसके अंदर जो वैरायटी है वो वैसी वैरायटी का सम आना चाहिए, सो दैट वी आर कंसिडर इन अवर माइंड, बराबर है? तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इधर से, ये सम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा रहेगा, क्योंकि इधर दो जवाब है ए और बी। उसमें ए वाला जो जवाब है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ रैंक तक जाना है और बी वाला जो जवाब है वहां प्रोडक्ट मिक्स तक जाना है, बराबर है? और उसमें भी सभी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल केजीज लिमिटेड हो ना तभी प्रोडक्ट मिक्स में जाना है नंबर बी में। तो ये सम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने करता हूँ, जस्ट चेक इट आउट। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का सेकंड सम एंड दिस इज द लास्ट डिसीजन मेकिंग टेक्निक which we are covering today. चलो, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं इधर। चलो देखो, कैसे सॉल्व करेंगे। अब है ना, आप सिस्टम सीखिए किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं सॉल्यूशन का, आपके लिए वो काम का है। चलो, तो सबसे पहले हमको जो प्रोडक्ट के बारे में लिखना है वो हम लिखते हैं आंसर नंबर ए, बराबर? उसमें मैं क्या लिखूंगा, कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन सो एंड सो, मींस प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या बी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो सिर्फ रैंक देना है, बराबर है? तो चलो, अ स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अ स्टेटमेंट शोइंग, उसमें भी ये आंसर ए का, हाँ आंसर ए, अ स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी in different situation. चलो, अब क्या है इवेल्युएशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन डिफरेंट सिचुएशन, तो हमारी जो सिस्टम है पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट के नाम एंड टोटल, उस हिसाब से हम कॉलम्स बनाएंगे एंड जवाब ढूंढेंगे, बराबर? तो चलो, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए बी, और अभी सिर्फ रैंकिंग पे जाना है, तो इसको मैं ना
बस इतना बनाता हूँ, राइट साइड पे भी ऐसा ही बना देता हूँ। उसमें टोटल भी नहीं ढूंढना है, क्यों? क्योंकि अभी यूनिट्स की बात तो कब आएगी, जब पार्ट भी आएगा तब, बराबर। तो अभी शांति से जवाब लिखते हैं। चलो सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलो आप मेरे को बताओ क्या है ए और बी। चलो सेलिंग प्राइस बताओ जल्दी जल्दी। 100 एंड 120। बी में मैं लिखूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसमें कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट में आती है? एक डायरेक्ट मटेरियल आता है, दूसरा डायरेक्ट वेजेस आएगा, एंड तीसरा क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चौथा वेरिएबल ओवरहेड भी दिया है शायद, बराबर है। बताओ अब चारों का वन बाय वन। पहले मटेरियल बताओ दोनों का। 10 एंड ओके, रुपीज वाला जवाब देना, बराबर। डायरेक्ट वेजेस चलो 15 एंड 10। चलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 एंड वेरिएबल ओवरहेड 15 एंड 20। अब ये चार का टोटल करो तो मेरे को टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज 45 इधर आता है, और इधर कितना आता है 51। अब उसके हिसाब से मेरे को सीपीयू मिलेगा। सीपीयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज इट इज ए माइनस बी। कितना आएगा 55, और ये कितना आएगा 69 आएगा, बराबर है। तो ये मेरे को सीपीयू मिल गया है। बट अब रियल सम इधर से चालू होगा। अब देखो सीपीयू है, बट हम रैंकिंग इसके बेस पे नहीं देंगे, हम देखेंगे वन बाय वन। चार सिचुएशन है। एक में आपके पास क्या है, सेल्स यूनिट्स लिमिटेड है। दूसरे में क्या लिमिटेड है, देखो नंबर ए में सेल्स यूनिट लिमिटेड है। फिर नंबर बी में क्या, वैल्यू लिमिटेड है। तीसरे में रॉ मटेरियल इन केजीस, एंड लास्ट में मशीन आवर्स, है ना। तो अब चलो वो सिचुएशन के नाम क्या है, 1 2 3 4 रोमन में, या एबीसीडी है? ओके, अब मैं लिखता हूं सिचुएशन 1। प्रेजेंटेशन देखिएगा काम का है। रोमन में है 1, नॉर्मल है। ओके, तो सिचुएशन 1। ओके, सिचुएशन 1 का टाइटल क्या लिखेंगे, जो बोलो अंदर क्या लिखा है? टोटल सेल्स नहीं, ए सिचुएशन 1 में यूनिट्स है या वैल्यू है? टोटल सेल्स यूनिट्स आर लिमिटेड। ये पहली सिचुएशन है, बराबर है। ये सिचुएशन। अब ये सिचुएशन में हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? तो कंक्लूजन ये रहेगा, रैंक शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सेल्स। क्यों? मेरे पास सेल्स यूनिट लिमिटेड है, बराबर है। तो ये मेरा रैंक इसके बेस पे रहेगा। मेरे पास लिमिटेड क्या था, सेल्स यूनिट ही लिमिटेड था, सेल्स यूनिट। तो मेरा रैंक क्या रहेगा, पर यूनिट ऑफ सेल्स बेस रहेगा, बराबर है। अब चलो, अब मैं जाता हूं सिक्वेंशियली, डी लिखता हूं। डी, इसमें मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा रैंक लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को रैंक दिया है। ये सीपीयू तो है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उस हिसाब से पहला रैंक किसका आएगा, इसका, और दूसरा ये। यहां मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन सी, बराबर है। तो ये हो गया, खत्म हो गया, फर्स्ट आंसर इज ओवर। ठीक है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रैंक दे देते हो, इसके बेस पे हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है कि कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल, बराबर है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑनलाइन वालों क्लियर हो ये प्रेजेंटेशन? यस सर। डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, डी के बाद आएगा ई, और सॉरी इससे पहले सिचुएशन 2 आ जाएगी। चलो अब सिचुएशन 2 पे आता हूँ। सिचुएशन 2 में क्या है बताओ, क्या लिमिटेड है, टोटल सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड। ये सिचुएशन है। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या है,
rank should be based on contribution per rupee of sales value. कंट्रीब्यूशन पर रूपी, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या सेल्स वैल्यू, ये वैल्यू लिमिटेड है ना, सेल्स वैल्यू क्या है इधर 100 रुपया और 120, तो मैं कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ सेल्स वैल्यू दूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा ध्यान से देखो। अब मैं साइड पे जाता हूं इधर, या फिर हाँ साइड पे यहां लिखता हूं बराबर। तो डी के बाद लिखूंगा ई, और क्या लिखूंगा इधर, कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ सेल्स। कैसे आएगा? तो मेरा जो सीपीयू है दैट इज सी, उसको मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट दैट इज ए से डिवाइड कर दूंगा। तो एक प्रकार से है ना, ये क्या है, पीवी रेशियो आ गया बट नॉट इन परसेंटेज। जैसे कि 55 डिवाइडेड बाय 100 करो, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो तो 55% आएंगे, बट इधर मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करना है। तो चलो बताओ 0.55 आएगा, मीन्स 1 रुपए का सेल करूंगा तो 55 पैसा कंट्रीब्यूशन मिलता है, 100 रुपए का सेल करूंगा तो 55 रुपए मिलेगा, है ना। और यहाँ कितना आएगा, 69 डिवाइडेड बाय 120, 0.575। ठीक है, अब मेरे को रैंक इसके बेस पे देना है। तो देखो रैंक यहां लिखता हूं बेस्ड ऑन ई, बेस्ड ऑन ई। तो पहला रैंक किसका है इधर एंड दूसरा इधर। तो ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करता है कि पहला रैंक कौन सी प्रोडक्ट बी का, क्यों? क्योंकि उधर पर रूपी ऑफ सेल्स मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है। पहले में क्या था, पर यूनिट ऑफ सेल्स, पर सेल्स यूनिट मेरे को कहाँ ज्यादा मिलता है, यहाँ पर रूपी ऑफ सेल्स ज्यादा मिलता है, बराबर, दोनों में फर्क है। चलो अब मैं पहुंचूंगा सिचुएशन 3 पे। सिचुएशन 3 में क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल इन केजीज, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसा लिखा है ना। अब यहां मेरी एजम्पशन रहेगी कि इन केजीज, एंड ये मेरी एजम्पशन है। रॉ मटेरियल रुपीज में भी लिमिटेड हो सकता है, कोई कंपनी बोले 10 लाख रुपए का ही रॉ मटेरियल लाने का हम आपको बजट दे रहे हैं, तो वहां मेरे लिए रॉ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज लिमिटेड। बट नॉर्मली ऐसा ना कहा हो तो रॉ मटेरियल इन केजीज इज लिमिटेड, बिकॉज ये सब में केजीज का डिटेल दिया है, बराबर है। तो चलो सिचुएशन नंबर 3, अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा, चलो ई एफ के बाद आऊंगा जी, इसमें मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल इन केजीज रिक्वायर्ड पर यूनिट। चलो कितना है, एक में 2 kg, एक में 3 kg, ऐसा है ना। तो रॉ मटेरियल इन केजीज रिक्वायर्ड पर यूनिट। जी के बाद आएगा एच, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये कैसे ढूंढेंगे, तो आपका सीपीयू तो था, सी था, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, ये केजीज की रिक्वायरमेंट से, तो दैट इज जी। तो देखो एक यूनिट में मेरे को ए में 55 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलता था, और ए का एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो पर केजी कितना मिलता है, 55 डिवाइडेड बाय 2, 27.5। और बी में जरा मेरे को बताओ 69 रुपीज सीपीयू है, डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ 23 रुपया आता है, 23। तो एच के बाद आएगा आई, रैंक देख लो। तो रैंक किसके बेस पे जाएगा, ये रैंक। तो यहाँ तो हमने टाइटल लिखा है सिचुएशन 3 का कि भाई रैंक हमारी किसके बेस पे है, रॉ मटेरियल इन केजीज। तो मैं रैंक किसके बेस पे, एच के बेस पे देखता हूँ, बेस्ड ऑन एच, बेस्ड ऑन एच। तो चलो कहाँ ज्यादा पर केजी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में कम मिल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से ए और बी में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ए। चलो अब लास्ट सिचुएशन में आ जाए, सिचुएशन नंबर 4। सिचुएशन नंबर 4 में क्या है बताओ तो, क्या लिमिटेड है, प्रोडक्शन
कैपेसिटी इन मशीन आवर्स इज लिमिटेड, ऐसा है ना? तो इन शॉर्ट मशीन आवर्स आर लिमिटेड, मशीन आवर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसा मैं लिख सकता हूं। चलो, अगर ऐसा लिख रहा हूं तो जी एच आई के बाद क्या आएगा? जे। अब मैं क्या लिखूंगा? आवर्स, और कौन से आवर्स? मशीन आवर्स। तो मैं लिखता हूं मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है भाई? 3 and 2 है, मशीन आवर्स दिए है। ओके, जे के बाद आएगा के, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। मेरे पास तो जो लिमिटेड है उसके पर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर कैसे आएगा? तो सी डिवाइडेड बाई जे। चलो, कितना है? 55 डिवाइडेड बाई 3 करो जल्दी जल्दी। 18.33, और ये 69 डिवाइडेड बाई 2 करो, 34.5। तो एल रैंक किसका ज्यादा आएगा बेस्ड ऑन के? तो इसका पहला रैंक है और इसका दूसरा, तो उसका मीनिंग प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल देन प्रोडक्ट ए। तो ये हमारा पहला जवाब था, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रैंक अलग अलग सिचुएशन में लिख के हमने आगे बढ़े। बराबर, एक चीज यहां मेरे को लिखनी रह गई है, ये दोनों में मैंने लिखी थी रैंक, वो मैं जरा लिखता हूं इधर, मेरे पास जगह नहीं है बट आपको मैं बताता हूँ, आप थोड़ा यूज करना। यहाँ देखो, यहाँ दो सिचुएशन 1 के नीचे रैंक का बेस क्या रहेगा मैंने लिखा था, ऐसा इधर भी लिखता हूँ, रैंक शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर केजी। यहाँ शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर केजी, और यहाँ रैंक शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ठीक है, समझ में आ गया ये? बस तो हो गया है, बराबर है। तो ये आंसर नंबर 1 जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल का लिमिटिंग फैक्टर का आंसर ए डन। आंसर बी में हम क्या लिखेंगे? एज्यूमिंग रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर एंड 10,000 केजी अवेलेबल है और डिमांड आपको 3500 दी है, तो अब मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिक्स चाहिए, बड़े ध्यान से समझो, प्रोडक्ट मिक्स पूछा है, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं पूछा है, ऑप्टिमम प्रॉफिट नहीं पूछा है, ऐसा प्रोडक्ट मिक्स जिस पे मेरा प्रॉफिट ऑप्टिमम हो या मैक्सिमम हो। तो चलो आंसर बी, a statement showing optimum product mix if raw material in kgs are limited, बराबर। तो ये आंसर नंबर बी लिखता हूं। चलो, आंसर बी, a statement showing optimum product mix when raw material in kgs are limiting factor। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? प्रोडक्ट मिक्स में ए और बी के यूनिट चाहिए, बराबर। ए और बी प्रोडक्ट के नाम है ना। चलो, ए बी टोटल एंड यहाँ पर्टिकुलर्स। अब हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल जो हमारे आंसर का है उसमें सबसे पहले हम यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ डिमांड, डिमांड इन केजीज है ना, या नहीं, डिमांड इन यूनिट्स है, यूनिट्स 3500 यूनिट है ना दोनों के। यहां मैं मैक्सिमम डिमांड लिखता हूं, यूनिट्स इनटू ब्रैकेट मैक्सिमम डिमांड,
बराबर है। नंबर बी में मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख देता हूँ, कितनी है 100 एंड 120। नंबर सी में मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख देता हूँ, जो आंसर ए में थी। आंसर ए में क्या था, चलो अभी जो ढूंढा था उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, पहले में 55, वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ 45 और 51। तो डी में मैं क्या लिखूंगा, सीपीयू इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है, इट इज बी माइनस सी 55 एंड 69। फिर मेरे पास लिमिटेड क्या है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन केजीज, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन केजीज पर यूनिट। मीन्स एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, चलो कितना चाहिए, तो इधर कितना केजी चाहिए, 2 एंड एक में 3 है ना, पहले में 2 है, इधर 3। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पे जाना है। चलो मैं क्या करूंगा, डी डिवाइडेड बाय ई करूंगा। एक यूनिट में 55 रुपया मिलेगा और एक यूनिट में 2 केजी चाहिए, तो 55 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 27.5 और इधर 23। एफ के बाद आएगा जी, रैंक आएगा बेस्ड ऑन एफ। चलो कितना रैंक आएगा, इधर पहला रैंक है, इधर दूसरा रैंक। जी के बाद आएगा एच, अलोकेशन ऑफ केजीज, अलोकेशन ऑफ केजीज। चलो केजीज मेरे पास कितने हैं, 10,000 केजीज है ना। अब जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ए दैट इज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल केजीज, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन केजीज दैट इज ई, एंड यहां मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन व्हाट रैंक, तो बेस्ड ऑन जी, जी में रैंक कौन सा है, तो भाई बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर केजी वाला रैंक है, बराबर है। तो चलो अब मैं अलोकेट करता हूँ, पहला रैंक ए का है, तो ए में 3500 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट के लिए कितने केजी चाहिए, 2, तो 3500 इंटू 2 7000 केजीज इधर अलोकेट करने पड़ेंगे 10,000 में से। इधर कितने चाहिए, 3500 इंटू 3, सो 10,500 चाहिए, बट मेरे पास अब बचे कितने 3000, तो इधर मैं बाकी का जो 3000 बचा है वो मैं रख देता हूँ बैलेंस केजीज। एच के बाद आएगा आई, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अलोकेशन ऑफ केजीज जो है, अब उसके बेस पे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स ढूंढेंगे, ये ही लास्ट जवाब है, खत्म हो गया, बराबर। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मीन्स कितने यूनिट ए के और कितने यूनिट बी के बनेंगे, तो जो हमारे अवर्स एलोकेट हुए एच डिवाइडेड बाय अवर्स रिक्वायर्ड, सॉरी केजीज रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो ये है ई। तो देखो 7000 को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसके 3500 यूनिट बन जाएंगे, बट इधर 3000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो इधर 1000 ही बनेंगे। यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी थी बताओ, तो 3500 की रिक्वायरमेंट थी, बट बन पाएंगे कितने 1000, तो उसका मीनिंग 2500 यूनिट कम बना पाऊंगा। रीजन क्या, मेरे पास रॉ मटेरियल की कमी है इसलिए। बट मैंने देखा कि जहां पर केजी में ज्यादा कमा पाता हूँ 27.5, वहां मैं मैक्सिमम केजीज अलोकेट कर देता हूँ, 10 में से 7000 केजी उधर दे देता हूँ, तो मैं 7000 केजी पे 27.5 रुपया पर केजी के हिसाब से कमाऊं। कोई मेरे को बोले कि सर ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन ढूंढ के बताओ, तो वो मैं बता सकता हूँ, इधर पूछा नहीं है भाई। हाँ अब यहाँ जो है ना पूछा नहीं है कुछ, बट आपकी जानकारी के लिए मैं एक्स्ट्रा में ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन ढूंढ के बता देता हूँ, प्रॉफिट पे नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए मेरे पास फिक्स कॉस्ट चाहिए। कोई बोलेगा सर फिक्स कॉस्ट तो दी है उधर पर यूनिट को आप मल्टीप्लाइड कर दो ना,
अबे ना पर यूनिट को मैं किसने 3500 यूनिट से मल्टीप्लाइड करूं या एक्चुअल यूनिट बनाया उससे डिवाइड मल्टीप्लाइड करूं, किससे करूं? क्योंकि फिक्स कॉस्ट आइडियली जो है ना वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड होती है। पर यूनिट जब भी फिक्स कॉस्ट ढूंढी जाती है ना तो आपका जो ओवरऑल फिक्स खर्चा डिवाइडेड बाय आपके नॉर्मल यूनिट्स, ऐसा करके करते हैं। इधर नॉर्मल यूनिट्स तो दिए नहीं है, आपको मैक्सिमम डिमांड इतनी दी है, सो दैट इज वाई मैं वो पर केजी फिक्स कॉस्ट का, सॉरी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का यूज करने वाला नहीं। अब सीधा सीधा बता देता हूँ, दो तरीके से इधर होता है ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन। एक तो जो ये नंबर ऑफ यूनिट्स थे आई, उसको मैं सीपीयू से मल्टीप्लाइड कर दूं, दैट इज डी, ये एक रास्ता है। एंड दूसरा रास्ता जो मेरे आवर्स केजीज थे इधर, एच मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर केजी, दैट इज एफ, इससे मल्टीप्लाइड करो, चेक करो। चलो अब 3500 को 3500 यूनिट है, उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55 से मल्टीप्लाइड करो, 3500 इंटू 55 कितना आता है? 190 to 500। एंड इधर 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड पर यूनिट कितना है? 69, तो 69,000, दोनों का टोटल करो तो 261 ये है। अब आप ये केजीज के हिसाब से जाओ, चलो इधर 7000 केजीज है, चलो 7000 लिखो कैलसी पे, एंड कंट्रीब्यूशन पर केजी करो 27.5, ये भी 190 to 500 आएगा ही आएगा, आ रहा है। और दूसरा क्या है, ये 3000 इंटू 23 करो 69,000, ये भी आएगा ही आएगा। सो ये दो रास्तों से हम ढूंढ सकते हैं बच्चों। यहाँ लिमिटिंग फैक्टर खत्म और उसके रिलेटेड दोनों एग्जाम्पल भी खत्म, बराबर है। तो आई थिंक नाउ ओनली वन एग्जाम्पल इन सीवीपी एनालिसिस एंड मार्जिनल वर्सेस एब्सॉर्प्शन, ये दो कंसेप्ट बचे, बाकी का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म। आई थिंक कल के दिन में मैं कर दूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा हो जाए, तो ग्रेजुएटी के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग ले ले, जोड़ दे। जो लोग है ना हर रोज पढ़ते हैं ना उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो लोग हर रोज नहीं पढ़ते ना उनको जबरदस्त प्रॉब्लम होगा अगर ऐसा कुछ मिक्स कर दिया जाए। चलो इसका फोटो खींचो अब, एक मिनट मैं बोलूं तब खींचना। चलो खींचो फोटो, ये लिमिटिंग फैक्टर का सम है, बराबर है। आप नंबर लिख देना उसका। चलो फिर ये दूसरा पार्ट आंसर बी, इसका फोटो खींचो। हो गया, चलो डन है। तो यहाँ मैं सेशन एंड करता हूँ आज का।